इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को मेरा प्रणाम। पिछले वीडियो में जिस टॉपिक पर हमने चर्चा की थी वह टॉपिक था शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखना, यानी कि राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियर टर्म। पिछले वीडियो में हमने शैक्षिक उद्देश्यों के व्यवहारिक लेखन का अर्थ समझते हुए यह जाना था कि लिखित उद्देश्य व्यवहारिक उद्देश्य भी कहलाते हैं। इनको लिखने की आवश्यकता अर्थात शैक्षिक उद्देश्य लेखन के महत्व को भी जानने के बाद हमने व्यवहारिक उद्देश्यों की विशेषताओं पर चर्चा करते हुए शैक्षिक उद्देश्य लेखन की 4 महत्वपूर्ण विधियों के नाम जाने थे, और वो 4 नाम थे रॉबर्ट मेगर विधि, ग्रोनकुड विधि, मिलर विधि और RCEM विधि। उस लेक्चर के अंत में मैंने कहा था कि इन 4 विधियों में से जिस विधि पर हम चर्चा करेंगे वह विधि है RCEM विधि। RCEM विधि पर चर्चा करने का कारण है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम लोग शैक्षिक उद्देश्यों का लेखन करते हुए RCEM विधि को ही फॉलो करते हैं। तो आइए इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं अगले बिंदु की, शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधियां। शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए विभिन्न विद्वानों ने कार्य किया है। ड्रूकर, ब्लूम, मेगर, मिलर आदि कई ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में काफी कार्य किया। और उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए जो 4 प्रसिद्ध विधियां हैं वो है रॉबर्ट मेगर विधि, ग्रोनकुड विधि, मिलर विधि और RCEM विधि। और आज यहाँ पर हम डायरेक्टली RCEM विधि पर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि भारतीय परिप्रेक्ष्य में RCEM मेथड को ही शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए अपनाया जाता है। RCEM मेथड अर्थात रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर RCEM, इस कॉलेज को वर्तमान में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैसूर RIEM के नाम से जाना जाता है। इस इंस्टीट्यूट ने भारतीय संदर्भ में शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखा था। इस इंस्टीट्यूट के डॉक्टर दवे ने 1972 में शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की भारतीय विधि विकसित की और इसे नाम दिया RCEM विधि। संज्ञानात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखते हुए RCEM ने ब्लूम के वर्गीकरण का ही अनुसरण किया था। RCEM ने संज्ञानात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखते हुए उपवर्ग ज्ञान, बोध और प्रयोग तक तो ब्लूम के वर्गीकरण का ही अनुसरण किया, लेकिन इन्होंने विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन को संयुक्त रूप से सृजनात्मकता कहा। इस तरह से जिन संज्ञानात्मक पक्ष को अर्थात कॉग्निटिव डोमेन को ब्लूम ने 6 उपवर्गों में वर्गीकृत किया था, RCEM ने उन्हें 4 वर्गों में उपवर्गीकृत किया: ज्ञान, बोध, प्रयोग और सृजनात्मकता। यानी कि RCEM ने संज्ञानात्मक उद्देश्यों को लिखते हुए उपवर्ग ज्ञान, बोध, प्रयोग तक ब्लूम के वर्गीकरण का अनुसरण किया और विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन को संयुक्त रूप से सृजनात्मकता कहा। और इस तरह से संज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों के 4 उपवर्ग दिए: विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन और सृजनात्मकता। और फिर हर संज्ञानात्मक उद्देश्य के उद्देश्यों से संबंधित आपेक्षिक व्यवहार परिवर्तन को मानसिक योग्यता कहा। यानी कि छात्र में होने वाला वह व्यवहार परिवर्तन जिसकी अपेक्षा हम अपने प्रकरण के माध्यम से कर रहे हैं, उसे यहाँ पर मानसिक योग्यता शब्द से संबोधित किया गया। आपेक्षिक व्यवहार परिवर्तन के लिए मानसिक योग्यता शब्द इस बात का द्योतक है कि शिक्षण एवं अधिगम में छात्र के व्यवहार में परिवर्तन उद्दीपन अनुक्रिया का परिणाम मात्र नहीं है, अपितु इसके लिए छात्र को मानसिक प्रयास करना पड़ता है, या प्रयास करना पड़ता है वो भी मानसिक रूप से। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शिक्षण एवं अधिगम में छात्र द्वारा की जाने वाली तमाम मानसिक प्रक्रियाएं ही
व्यवहार परिवर्तन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती हैं और ये मानसिक प्रक्रिया वास्तव में विद्यार्थी द्वारा अधिगम एवं व्यवहार परिवर्तन के लिए किया जाने वाला मानसिक प्रयास है और उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखते हुए इन मानसिक प्रयासों को ही मानसिक योग्यता शब्द से संबोधित किया गया है। RCEM ने संज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों के 4 उपवर्ग ज्ञान, बोध, प्रयोग और सृजनात्मकता को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए कुल 17 मानसिक योग्यताएं निर्धारित की। इनमें ज्ञान से संबंधित 2 मानसिक योग्यताएं हैं, बोध से संबंधित 7 मानसिक योग्यताएं हैं, प्रयोग से संबंधित 5 मानसिक योग्यताएं हैं और सृजनात्मकता से संबंधित 3 मानसिक योग्यताएं हैं। अतः RCEM विधि द्वारा प्रतिपादित उद्देश्य लेखन में संज्ञानात्मक उद्देश्यों के वर्गीय उद्देश्य एवं उनसे संबंधित मानसिक योग्यताएं निम्न हैं। यहाँ पर यह एक तालिका है जहाँ पर एक तरफ संज्ञानात्मक उद्देश्यों के उपवर्गों को दिया गया है और दूसरी तरफ उन उपवर्गों से संबंधित मानसिक योग्यताओं को दिया गया है। दरअसल ये जो मानसिक योग्यताएं हैं ये वो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन है जो हम किसी कंटेंट के माध्यम से अपने छात्र के व्यवहार में लाना चाहते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ज्ञान उद्देश्य के तहत छात्र के व्यवहार में 2 परिवर्तन आते हैं। पहला वह रिकॉल प्रत्यास्मरण करता है और दूसरा रिकॉग्नाइजेशन वह पहचान करता है। बोध के अंतर्गत या बोधात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत छात्र के व्यवहार में 7 प्रकार के परिवर्तन दिखते हैं और वो है संबंध देखना, उदाहरण देना, अंतर करना, वर्गीकरण करना, व्याख्या करना, पुष्टि करना और सामान्यीकरण करना। इसके बाद आता है प्रयोग। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्यों के तहत छात्र तर्क देना, रीजन आउट, परिकल्पना का प्रतिपादन, फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, परिकल्पना को सिद्ध करना, एस्टेब्लिश हाइपोथेसिस, निष्कर्ष निकालना और भविष्य कथन, प्रिडिक्शन करना, इस तरह के व्यवहार परिवर्तन परिलक्षित करता है। और अंत में सृजनात्मकता उद्देश्य के तहत छात्र विश्लेषण करता है, संश्लेषण करता है और मूल्यांकन करता है। तो इस तरह से ये जो 3 योग्यताएं हैं छात्र के व्यवहार में आ जाती हैं। तो इस तरह से ये ज्ञान, बोध, प्रयोग और सृजनात्मकता 4 संज्ञानात्मक पक्ष के उपवर्गों की ये तमाम 17 तरह की मानसिक योग्यताएं थी, जिनमें ज्ञान से संबंधित 2, बोध से संबंधित 7, प्रयोग से संबंधित 5, सृजनात्मकता से संबंधित 3 और कुल मिलाकर के 17 मानसिक योग्यताएं हैं। तो अब बात करते हैं उद्देश्यों के व्यवहारिक लेखन की, अर्थात छात्र एग्जैक्टली क्या व्यवहार शो करने वाला है किसी भी प्रकरण को पढ़ने के बाद उस व्यवहार के लेखन की। जैसे छात्र के व्यवहार में परिवर्तन आया, उसने मानसिक प्रयास किया रिकॉल, पुनः स्मरण का, पुनः स्मरण करके वो क्या कहेगा, वो क्या करेगा, यही अपेक्षित व्यवहार परिवर्तनों का अर्थात शैक्षिक उद्देश्यों का व्यवहारिक लेखन है। तो व्यवहारिक लेखन पर चर्चा आरंभ करते हैं संज्ञानात्मक उद्देश्य के प्रथम उपवर्ग ज्ञान अर्थात नॉलेज पर। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में व्यक्ति 2 मानसिक योग्यताएं प्रदर्शित करता है। पहली है रिकॉल अर्थात प्रत्यास्मरण और दूसरा है रिकॉग्नाइजेशन अर्थात पहचान। किसी प्रकरण को पढ़ने के बाद छात्र रिकॉल करके अर्थात प्रत्यास्मरण करके कुछ विशिष्ट व्यवहारों को प्रदर्शित करता है, जैसे कि परिभाषा बता सकना, वो परिभाषित करने लग जाता है। माना मैं कक्षा में गई, मैंने कक्षा में जाकर के संज्ञानात्मक उद्देश्यों को बच्चे के सामने रखना है, तो मैं उसके व्यवहार में अपेक्षा कर सकती हूँ कि यह कंटेंट को पढ़ने के बाद छात्र प्रत्यास्मरण कर संज्ञानात्मक उद्देश्यों को परिभाषित कर सकेगा। इसी तरह से प्रत्यास्मरण करके छात्र बोध का अर्थ बता सकेंगे। संज्ञानात्मक उद्देश्यों पर चर्चा मुझे कक्षा में जाकर के करनी है, तो मेरी अपेक्षा छात्रों से हो सकती है कि संज्ञानात्मक उद्देश्यों का अध्ययन करने के बाद वो प्रत्यास्मरण कर
बोध उपवर्ग का अर्थ बता सकेंगे। तो जो अपेक्षा व्यवहार परिवर्तन की मैं बच्चों से कर रही हूँ उन्हें मैं ठीक इस तरह से लिखूंगी कि छात्र प्रत्यास्मरण कर बोध का अर्थ बता सकेंगे, छात्र संज्ञानात्मक उद्देश्यों के उपवर्गों की सूची बना सकेंगे। सूची बनाना है, इसके लिए भी छात्र को रिकॉल यानी कि प्रत्यास्मरण का प्रयोग करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर मैं छात्रों के सम्मुख कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्न रखती हूँ, ऑप्शंस में से सही ऑप्शन का चयन कर सकेंगे और इसके लिए भी उसे फिर से जो मानसिक प्रक्रिया करनी होगी वह होगी प्रत्यास्मरण। तो छात्रों तो उद्देश्यों का व्यवहारिक लेखन करते हुए जो हमारी भाषा है वो इस तरह से होनी चाहिए। अभी कुछ स्लाइड पहले हमने इस चीज पर चर्चा भी की थी कि जो व्यवहारिक लेखन में स्टेटमेंट हम लिख रहे होते हैं वो छात्र को संबोधित करते हुए होना चाहिए। उसमें एग्जैक्टली उस व्यवहार का वर्णन भी होना चाहिए जो व्यवहार छात्र प्रकरण को पढ़ने के बाद करने वाला है। साथ ही उस प्रकरण का भी उल्लेख होना चाहिए जिसके माध्यम से हम छात्र के व्यवहार में परिवर्तन करना चाहते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है यह स्टेटमेंट वो सारी की सारी विशेषताएं रखता है जो कि एक व्यवहारिक उद्देश्य कथन में होनी चाहिए और इसकी फ्रेमिंग पूरी इस तरह से होती है। ठीक है, छात्र प्रत्यास्मरण कर बोध का अर्थ बता सकेंगे, छात्र संज्ञानात्मक उद्देश्यों के उपवर्गों की सूची बना सकेंगे। ये आपेक्षिक व्यवहार परिवर्तनों का लेखन है। इसी तरह पहचान से संबंधित जितने कार्य छात्र कर सकता है हम उनको उद्देश्यों का व्यवहारिक लेखन करते हुए उन तमाम संभावित कार्यों को लिख सकते हैं जो हमें सूटेबल लगे। सपोज हम छात्रों को शरीर के विभिन्न अंगों के बारे में पढ़ाना चाह रहे हैं तो मैं छात्रों से उम्मीद कर सकती हूँ, उनके व्यवहार से एक अपेक्षा कर सकती हूँ कि उस प्रकरण को पढ़ने के बाद छात्र शरीर के अंगों को पहचान कर नाम बता सकेंगे। सपोज मैंने उनके सामने बहुत सारे अंगों के चित्र रख दिए हैं, शारीरिक अंगों के चित्र रख दिए हैं, तो छात्र प्रत्येक या विभिन्न शारीरिक अंगों की पहचान करके उनका नाम बता सकेंगे। तो ये जो व्यवहार परिवर्तन है, ये व्यवहार परिवर्तन शो करने के लिए छात्र को ये जो पहचान नाम की मानसिक योग्यता है इसका सहारा लेना पड़ेगा। इसी तरह से छात्र विभिन्न सूक्ष्म जीवियों या चित्र को पहचान कर नाम बता सकेंगे। सपोज मेरा कंटेंट है सूक्ष्म जीवी, मैंने विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवी छात्रों को बताए हैं, पढ़ाने जा रही हूँ, तो छात्र वह पढ़ने के बाद उनके चित्रों को देख करके उनका नाम बता सकेगा। और अगेन इस प्रक्रिया को करने के लिए, इस व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए उसको रिकॉग्नाइजेशन मानसिक योग्यता का सहारा लेना पड़ेगा। छात्र भारत में मानचित्र में विभिन्न राज्यों को अंकित कर पाएंगे। जो ज्ञान है, ज्ञान उद्देश्य के अंदर छात्रों में जो व्यवहार परिवर्तन आता है उसमें एक परिवर्तन लेबलिंग स्किल का भी है कि प्रकरण को पढ़ने के बाद छात्र लेबलिंग यानी कि नामों को अंकित कर सकता है। सपोज मैं भारत का मानचित्र बच्चों के सामने प्रकरण रखने जा रही हूँ तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि इस प्रकरण को पढ़ने के बाद यदि मैं भारत का मानचित्र छात्रों के सम्मुख रख दूं तो वह उस मानचित्र में विभिन्न राज्यों के नाम अंकित कर पाएंगे। तो ये जितने भी व्यवहार परिवर्तन हैं उनको लिखने का जो फॉर्मेट है वो यही है। अब आगे बढ़ते हैं अगले संज्ञानात्मक उद्देश्य के उपवर्ग में और वो है बोध उद्देश्य अर्थात अंडरस्टैंडिंग। बोध उद्देश्य के अंतर्गत छात्र 7 मानसिक योग्यताएं प्रदर्शित करता है और इन 7 मानसिक योग्यताओं के आधार पर वह अपने व्यवहार में जो परिवर्तन आया है किसी प्रकरण को पढ़ने के बाद उन व्यवहार परिवर्तनों को भी व्यक्त करता है। तो ये मानसिक योग्यताएं या ये व्यवहार परिवर्तन है: संबंध देखना, उदाहरण देना, अंतर करना, वर्गीकरण करना, व्याख्या, पुष्टि करना और सामान्यीकरण करना। तो इन्हें हम किस तरह से एक व्यवहारिक रूप में लिखेंगे तो हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से इस चीज को समझ सकते हैं कि सपोज मैं कक्षा में जा करके पारिस्थितिक तंत्र
बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक तत्व के रूप में बच्चों के सामने, छात्रों के सम्मुख रखना चाहती हूँ, तो मैं व्यवहारिक रूप से लिखूंगी कि छात्र पारिस्थितिक तंत्र के जैविक और अजैविक घटकों के मध्य संबंध स्पष्ट कर पाएंगे। छात्र जैविक घटकों के कुछ उदाहरण दे पाएंगे। अंतर करना, छात्र जैविक और अजैविक घटकों के मध्य अंतर कर पाएंगे। वर्गीकरण करना, छात्र परितंत्र के जैविक घटकों का वर्गीकरण दे पाएंगे। व्याख्या, छात्र पारिस्थितिक तंत्र की व्याख्या कर सकेंगे। पुष्टि करना, छात्र नींबू में अम्लीय गुण की पुष्टि कर सकेंगे। सपोज मैं कक्षा में जाकर के अम्ल बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ और मैं बच्चों को बताना चाहती हूँ कि जो फल खट्टे होते हैं वो अम्लीय गुण रखते हैं, और मैं अपेक्षा कर रही हूँ कि छात्र अपने दैनिक जीवन में जिन फलों का वो प्रयोग करता है उसमें अम्लीय गुण की पुष्टि कर सकें। तो ये जो मेरी अपेक्षा है उसको मैं इस तरह से लिखूंगी कि छात्र नींबू में अम्लीय गुण की पुष्टि कर सकेंगे। सामान्यीकरण, छात्र परितंत्र की महत्वपूर्ण क्रिया अपघटन का सामान्यीकरण कर सकेंगे। तो इस तरह से हम बोध उद्देश्य के विभिन्न व्यवहार परिवर्तनों को, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तनों को निम्न रूप से इस तरह से व्यवहारिक रूप में लिखेंगे। और व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए आप कोई सा भी वर्ग लें, कोई सा भी उपवर्ग लें, भाषा या स्टेटमेंट की प्रकृति एक जैसे ही होती है। छात्र को संबोधित करते हुए उन व्यवहार परिवर्तनों को भी स्टेटमेंट में स्थान देना है जो कि प्रकरण के माध्यम से हम छात्र में लाना चाहते हैं, और प्रकरण या प्रकरण के तत्वों को भी हम उस स्टेटमेंट में स्थान देंगे जिन तत्वों के माध्यम से हम छात्रों में कोई विशिष्ट व्यवहार परिवर्तन करना चाहते हैं, और साथ ही इसे भविष्यवाचक रूप में लिख देना। अब चर्चा करते हैं अगले उद्देश्य की, वो है प्रयोग उद्देश्य यानी कि एप्लीकेशन। वास्तव में ये अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य कहलाता है और इसके अंतर्गत छात्र निम्न 5 प्रकार की मानसिक योग्यताओं का प्रयोग कर अपने व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों को परिलक्षित करता है। इसके तहत छात्र तर्क देता है, परिकल्पनाओं का प्रतिपादन करता है, परिकल्पनाओं को सिद्ध करता है, निष्कर्ष निकालता है और भविष्य कथन करने की कोशिश करता है। तो ये जो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन है, इन्हें व्यवहारिक रूप में लिखते हुए हम इस तरह से लिख सकते हैं कि तर्क देना, जैसे छात्र किसी भी घटना के पीछे क्या कारण है वो बता सकता है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैं कल कक्षा में ग्लोबल वार्मिंग प्रकरण पर बच्चों को पढ़ाने जा रही हूँ, तो मैं अपेक्षा कर सकती हूँ कि छात्र इस प्रकरण को पढ़ने के बाद छात्र पृथ्वी में ग्लोबल वार्मिंग का कारण बता सकेंगे। ठीक। परिकल्पना का प्रतिपादन। दूसरा, छात्र ग्लोबल वार्मिंग की समस्या के समाधान हेतु परिकल्पना का निर्माण कर सकेंगे। परिकल्पना सिद्ध करना, छात्र परिकल्पना सिद्ध कर सकेंगे। छात्रों ने ग्लोबल वार्मिंग की समस्या के समाधान हेतु परिकल्पना का निर्माण किया है। निर्माण करने के बाद वह अपनी परिकल्पना को सिद्ध भी कर सकेंगे। निष्कर्ष निकालना, छात्र ग्रीन हाउस गैसों के दुष्प्रभावों पर निष्कर्ष पर पहुंच सकेंगे। 5वां है, छात्र ग्रीन हाउस इफेक्ट के दुष्प्रभावों के संदर्भ में भविष्य कथन कर सकेंगे। तो प्रिडिक्शन की पावर बच्चों के अंदर आ जाती है, तो वह भविष्य के लिए कथन या भविष्य कथन बोलने लग जाते हैं या भविष्य कथन देने लग जाते हैं। प्रयोग उद्देश्य के बाद जो अगला उद्देश्य आता है वह है सृजनात्मक उद्देश्य यानी कि क्रिएटिविटी। और क्रिएटिविटी के अंतर्गत छात्र के अंदर 3 प्रकार के व्यवहार परिवर्तन आते हैं। पहला है विश्लेषण। छात्र किसी प्रकरण को पढ़ने के बाद विश्लेषण करता है। विश्लेषण के बाद वह संश्लेषण करता है और उसके बाद वह मूल्यांकन करता है। जैसे कि अगर हम छात्रों को ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बता रहे हैं या बताने वाले हैं, तो हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि छात्र ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी विभिन्न कारणों का विश्लेषण करेगा।
इन कारणों का विश्लेषण करने के बाद छात्र ग्रीन हाउस इफेक्ट कम करने के लिए विभिन्न सुझावों का निर्धारण कर सकेगा। यानी वो सुझाव दे रहा है, अपने कोई ना कोई विचार हैं उसके जिनका कि वह संश्लेषण कर रहा है इस प्रकरण को पढ़ने के बाद। इसी तरह से छात्र ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित प्राप्त ज्ञान का मूल्यांकन कर सकेगा। उसने क्या सीखा है वह इस चीज का मूल्यांकन कर सकेगा। तो इस तरह से ये जो 3 क्षमताएं हैं, 3 प्रकार के व्यवहार परिवर्तन सृजनात्मक उद्देश्य के तहत छात्र के व्यवहार में परिलक्षित होते हैं। तो इस तरह से हम अपने प्रकरण से संबंधित विशिष्ट उद्देश्य या प्राप्य उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो पूरा प्रकरण था यह था उद्देश्यों का व्यवहारिक लेखन, या यह थी उद्देश्य लेखन की RCEM विधि। इस विधि में व्यवहारिक उद्देश्य स्पष्ट एवं निश्चित हो जाते हैं। इस विधि की सबसे बड़ी विशेषता है व्यवहार परिवर्तन के लिए छात्रों के मानसिक प्रयास को महत्व देना। RCEM मेथड द्वारा जब हम उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखते हैं तो हम छात्रों द्वारा किए गए उनके मानसिक प्रयास को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और इस चीज़ को मान लेते हैं कि जो छात्र में व्यवहार परिवर्तन हो रहा है वह उनके ही द्वारा किए गए परिश्रम या प्रयासों का प्रतिफल है। यह विधि शिक्षा के तीनों पक्ष संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोविज्ञात्मक के लिए उपयोगी है और भारतीय संदर्भ में सर्वोत्तम विधि मानी गई है जो किसी भी प्रकार का भ्रम पैदा नहीं करती। क्योंकि यह उद्देश्यों को बिल्कुल स्पष्टता एक बार में एक विचार को व्यक्त करती है, एक बार में एक बात को कहती है और जो व्यवहार परिवर्तन होना है उसे स्पष्ट रूप से व्यक्त कर देती है। फिर भी कुछ दोष इस विधि के संदर्भ में परिलक्षित होते हैं, जैसे कि कहा जाता है कि जिन मानसिक योग्यताओं का वर्णन RCEM ने किया उसका कोई मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है। RCEM द्वारा भावात्मक व क्रियात्मक पक्ष पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। यह भी माना गया है कि पाठ्य वस्तु के प्रत्येक तत्व को मानसिक प्रक्रिया के रूप में व्यक्त करना बहुत आसान कार्य नहीं है और विभिन्न उपवर्गों के लिए जो मानसिक योग्यताएं इसमें दी गई हैं वह भी संतुलित नहीं है। कहीं पर किसी उपवर्ग में हम 2 ही मानसिक क्रियाओं की बात कर रहे हैं तो कहीं ये मानसिक क्रियाएं 7 हो जाती हैं। खैर, कतिपय समस्याओं और कमियों के होते हुए भी भारतीय संदर्भ में यह उपयुक्त विधि है और यहाँ इसी विधि का अनुसरण किया जाता है। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आप लोगों के लिए लाभदायक होगा। फिर दूसरे लेक्चर के साथ मैं आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।